हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2-3 वीडियो पढ़ा है और मैंने आपसे एज फॉर कम्प्लीमेंट ये कहा है कि 10 वीडियो में हम संपूर्ण पॉलिटी पढ़ लेंगे, वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में रिलेवेंट हों। सारे नहीं, एक विस्तृत से नहीं, केवल वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज का मोटिवेशन कोड, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटी का क्लास। मोटिवेशन कोड है, उम्मीदों की साख पर ही खिलता है फूल जीवन का, सफलता उनके ही चूमे कदम जो ना छोड़े दामन आस का। मतलब अगर आपने उम्मीद रखी हुई है, आपको उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी ही आप सफल होंगे। अगर आपने थोड़ी सी ठोकर खाकर या किसी एक एग्ज़ाम में फेल होकर अपनी उम्मीद तोड़ दी है, आपने ये सोच लिया है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बार बार ठोकरें खा रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें अभी भी जिंदी हैं, तो आप जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना इंडियन पॉलिटी का ये क्लास। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, संविधान का अर्थ क्या है। तो देखिए, लिखित नियम और कानून जिससे देश चलता है, यानी कि देश को चलाने के लिए जो लिखित नियम और कानून बनाए गए हैं, उसे ही भारत का संविधान कहा जाता है। संविधान में वह सारे नियम और कानून लिखे गए हैं जिससे कि देश चलता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। ठीक है, अब हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान तो वैसे आप लोगों ने कईयों बार पढ़ा होगा और आपको याद नहीं हुआ होगा। हमें पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, आप उसके इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारे एग्ज़ाम में रिलेवेंट होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं बस उन्हें ही पढ़ाऊँगी और आपको उन्हें ही पढ़ना है। जैसा कि देखिए, संविधान की आत्मा, संविधान की पहले देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना को आपने कई बार पढ़ा होगा, समझा होगा, याद किया होगा, रटने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको यहाँ पे रटना नहीं है। प्रस्तावना के जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वही आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं और इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया। ठीक है, इसका अर्थ होता है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरिटी और इंटीग्रिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 5-5 करके याद करेंगे। पहला 5 हम याद करेंगे। SO, ये ट्रिक है। SO, ये याद करने का ट्रिक है। सो यानी सोवेरेन, सो यानी सोसाइटी, यस सर्कुलर, डी डेमोक्रेटिक, आर रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक एवं आर्थिक शोषण नहीं होगा। भारत में रह रहे लोगों का कभी भी सामाजिक और आर्थिक क्या होगा, शोषण नहीं होगा। इसी को सोशलिस्ट यानी समाजवादी कहा जाता है। आप इसको समाजवादी पार्टी से मत जोड़कर देखिएगा, इसका अर्थ है कि किसी के साथ आर्थिक और सामाजिक शोषण नहीं होगा। फिर है सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू हैं तो आपको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, आप मुस्लिम हैं तो आपको फला हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए समान नियम होगा, यानी कि सेकुलर कंट्री होगी इंडिया। फिर है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, लोगों के द्वारा तंत्र चलेगा। ठीक है, फिर है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणतंत्र, गणतंत्र मतलब होगा इसका एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा। ठीक है, सेवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन चारों का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए, रिपब्लिक जो वर्ड है ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, रिपब्लिक वर्ड कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद हम
5 और वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं। इसको आप याद करेंगे जलेफी, जलेबी नहीं, जलेफी। जलेफी ये ट्रिक है याद करने का, जलेफी। तो जा से जस्टिस, ला से लिबर्टी, ई से इक्वलिटी, एफ से फेडरनिटी, आई से इंटीग्रिटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। जस्टिस मतलब न्याय, यानी कि सबके साथ समान न्याय होगा। लिबर्टी, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इक्वलिटी यानी सब सामान्य होंगे, समानता का अधिकार मिलेगा। सब एक साथ उठेंगे बैठेंगे। पहले आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में छूत अछूत बहुत ज़्यादा होता था। शूद्र लोग जनरल लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, तो वो असामान्यता को ख़त्म करने के लिए हमारे प्रेम्बल में लिखा गया इक्वलिटी, यानी सब समान होंगे। बंधुता यानी कि फेडर्निटी, फिर है अखंडता। ठीक है, ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। सोवेरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरिटी और इंटीग्रिटी। अब इससे जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो न्याय वर्ड है यानी कि जो जस्टिस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, तो आपको बता दें कि सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी यानी कि सामाजिक, सॉरी एक मिनट, सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सर्कुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ये जो 3 वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, ये पहले प्रियम्बल में 3 वर्ड नहीं थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड प्रियम्बल में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फिर इससे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से वर्ड जोड़े गए, तो वही हैं सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए। ठीक है, फिर देखिए रिपब्लिक और जस्टिस, ये जो 2 वर्ड हैं, रिपब्लिक और रुकिए एक मिनट, रिपब्लिक वर्ड ये फ्रांस से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडर्निटी ये 1789 के फ्रांस रेवोल्यूशन से इनको मतलब अडॉप्ट किया गया है। जब 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था तब वहाँ पे 3 नए वर्ड बन के आए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडर्निटी, वहीं से ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे उसमें जो मतलब हमारे लायक वर्ड थे, जो हमें उचित लगे, जो हमारे संविधानकर्ताओं को उचित लगे, उन्होंने ऐड किया है। तो वो वर्ड कौन से कहाँ से ऐड किए इसको भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे प्रियम्बल में जो वर्ड ऐड किए गए उनको आप देख लीजिए। न्याय वर्ड जो है, जस्टिस वर्ड है, ये 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में यानी 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से जस्टिस वर्ड लिया गया। वहीं पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडर्निटी वर्ड 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। ठीक है, जस्टिस का मतलब है यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों ही बेस पर, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक तीनों ही बेस पर आपके साथ न्याय होगा। ये हमारे प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम पढ़ेंगे जब हमारा प्रियम्बल बन जाता है, हमारा प्रियम्बल बन के तैयार हो गया। इसके पहले हमने आपको इसका बेस बताया कि प्रियम्बल बनने की संकल्पना कहाँ से आई, प्रियम्बल बनना कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ से लिया गया, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखिए भारत के संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अब इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। पहले कितनी थी? 8। तो पहले आप देखिए अनुसूचियाँ क्या होती हैं, शेड्यूल क्या है, तो संविधान की वो तालिका जिनका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं किया गया है। यानी आपको पता है कि हमारे संविधान में अनेक आर्टिकल्स हैं, तो उन जिन
जो शब्दों का उल्लेख हमारे आर्टिकल्स में नहीं किया गया है उन्हीं को हम शेड्यूल के अंतर्गत रखते हैं। पहले शेड्यूल कितने थे? 8, अब कितने हैं? 12। तो हम देखेंगे कौन से शेड्यूल में किसकी बात की गई है। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में आपको संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र बताया गया है। शेड्यूल फर्स्ट में क्या है? संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र। तो आपको संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र किसमें देखने को मिलता है? शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल 2 में आपको दिया भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, जब राज्य बन गया, संघ शासित प्रदेश बन गया, तो अधिकारियों के वेतन की बात हुई। अधिकारियों के वेतन और पेंशन। अधिकारी कौन से? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज हो गए, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हो गए, स्पीकर्स हो गए, कंट्रोलर जनरल हो गए, सीएजी हो गए, एसजी हो गए, इन सबके वेतन भत्ते की बात किसमें की गई है? तो शेड्यूल नंबर 2 में किया गया है। शेड्यूल 2 में इन सबके वेतन भत्ते की बात की गई है। शेड्यूल 3 में शपथ, यही जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं इन्हीं के शपथ की बात शेड्यूल 3 में किया गया है। पहले वेतन भत्ता, फिर शपथ। पहले शेड्यूल फर्स्ट में संघ शासित और राज्यों के नाम एवं उनका आधिकारिक क्षेत्र है। फिर शेड्यूल 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन है। शेड्यूल 3 में शपथ है, इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। फिर आता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में आपको विभिन्न राज्यों के राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, यानी राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो शेड्यूल 4 में किया गया है। ठीक है। शेड्यूल 5 में एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी एससी एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का विशेष प्रावधान किया गया है शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 में 4 पूर्वोत्तर राज्य जिनको विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनकी चर्चा की गई है। शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 6 में किसका चर्चा किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषाधिकार की चर्चा की गई है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि कौन सी शक्ति राज्य के पास रहेगी, कौन सा पावर संघ के पास यानी केंद्र के पास रहेगी, उसका जो है 7 में किया गया। देखिए, संघ 7, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियाँ, संघ, राज्य, शक्तियाँ, 7 ऐसे याद कर सकते हैं आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। अगर आपको याद हो जाए तो शक्तियाँ और 7, राज्यों और शक्तियों के बीच का राज्यों और संघ के बीच की शक्तियों का बंटवारा शेड्यूल 7 में किया गया है। फिर आता है शेड्यूल, आप देख लीजिए इनके शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है। तो संविधान की अनुसूचियों के तहत किया गया है। तो ये 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इनकी शक्तियों को जो बंटवारा है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि संघ सूची क्या है? तो संघ सूची वह सूची है जिस पर केंद्र का शासन होता है, केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। केंद्र के द्वारा कानून यानी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो उन सभी विषयों को हम संघ सूची में रखते हैं। इसमें विषय कितने हैं? तो 97 विषय हैं। 97 विषय संघ सूची में देखने को मिलते हैं। और संघ सूची पे कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद के द्वारा। फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। इसमें जो पहले सब्जेक्ट थे वो 66 थे, लेकिन अब 61 हो गए हैं। पहले सब्जेक्ट राज्य सूची में कितने थे? 66, अब कितने हो गए हैं? 61। फिर तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संसद और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है वो कानून बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी कानून पे विवाद हो जाता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ठीक है, और कानून दोनों के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें पहले जो सब्जेक्ट थे वो 47 सब्जेक्ट थे, यानी 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 हो गए। देखिए, मैंने आपको बताया राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हो गए, और समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो गए। जो राज्य सूची में 5 सब्जेक्ट कम हुए हैं, जो 66 थे अब 61 हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट कम हुए ना, यही 5 सब्जेक्ट यहाँ ऐड हो गए हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये 47 थे, अब 52 हो गए। और किसके तहत ये 5 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यह ऐड हुए हैं। 42 जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, तो इसी के तहत राज्य सूची की 5 जो सब्जेक्ट हैं वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए। फिर आता है शेड्यूल 8। इसमें भाषा है। भाषा पहले कितनी थी? तो 14 थी, अब कितनी है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शेड्यूल 8 में भाषाओं की चर्चा की गई है। पहले भाषा कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22 यानी कि 22। वो कौन कौन से हैं? तो असमी, बंगाली,
बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये पहले 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं पहले से ही थी। बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 6 भाषाएं जोड़ी गई। 6 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? तो देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 81वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें में 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। 4, 3, 7, 1, 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल भाषाएं कितनी है? 22। 81वें संविधान संशोधन में सिंधी। पहले देखिए, आपसे इससे जो पूछ लिया जाएगा वो ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा से ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। 21वें में सिंधी और 71वें में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। देखिए, एक ट्रिक मैं बताने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि सिंधी भाषा जो है वो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। सिंधी भाषा किससे? 21वें संविधान संशोधन से। देखिए, जब आप 21 को, एक मिनट, 21 लिखा है, इसको 2 और 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो दूसरा जो जोड़ा गया वो कितने भाषा जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषा कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषा जोड़ी गई। जब आप 21 और 71 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 92। 21 और 71 को ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 92 संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ये हमारे भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? शेड्यूल 8 में। फिर आता है शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में आपका भूमि सुधार के कानून है। भूमि सुधार के लिए कानून बनाया गया है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत बना था, शेड्यूल 9। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले शेड्यूल कितने थे? 8 थे। तो इसके बाद जितने भी शेड्यूल ऐड हुए हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुए हैं। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा शेड्यूल 9 ऐड हुआ है, जिसमें भूमि सुधार के लिए कानून बनाया गया। फिर 10वां शेड्यूल जो है, शेड्यूल 10, इसमें दल बदल पर निषेध का कानून है। ये 52वां यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया है। फिर आपका है शेड्यूल नंबर 11। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, यानी 29 सब्जेक्ट हैं। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। ठीक है, शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं के लिए चर्चा की गई। नगर पालिकाओं के विषय में कानून बने हैं, जिसमें 18 विषय हैं, और ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। अब देखिए, एक बार में हम इसको देख लेते हैं। शेड्यूल 1 में संघ शासित एवं राज्यों के नाम। शेड्यूल 2 में वेतन भत्ते। शेड्यूल 3 में शपथ। शेड्यूल 4 में राज्यसभा के सदस्यों का संख्या। शेड्यूल 5 में SC ST। शेड्यूल 6 में पूर्वोत्तर राज्य। शेड्यूल 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शेड्यूल 8 में भाषा। शेड्यूल 9 में भूमि सुधार और शेड्यूल 10 में दल बदल पर कानून। शेड्यूल 11 पर पंचायती राज्य व्यवस्था और शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं से संबंधित विषय। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं। जो शेड्यूल 12 है, पहले कितने थे? 8, अब कितने हो गए? 12। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।